हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत सिंह और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। इस चैप्टर में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीटेड हैं, उनको फोकस किया गया है और इस वीडियो के अंदर यही कोशिश की गई कि वो क्वेश्चन आपको ढंग से क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। खादर और बांगर में डिफरेंस बताना, अंतर क्या है। तो देखते हैं बांगर और खादर में क्या डिफरेंस है। पहला जो पॉइंट है, बांगर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। जो बांगर क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, जबकि जो खादर होती है वो क्या है, न्यू एलुवियल सॉइल होती है। दूसरा जो डिफरेंट है, जो बांगर सॉइल होती है फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर, वो रिवर से काफ़ी दूर पाई जाती है, जबकि खादर है, खादर इज़ फाउंड नियर द रिवर बेसिन्स। बांगर इज़ लेस फर्टाइल, खादर इज़ वेरी फर्टाइल। बांगर की बात करें तो इसमें फर्टिलिटी लेवल कम होता है एंड खादर के अंदर फर्टिलिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। इट कंटेन्स कारकेरस डिपॉजिट लोकली नोन एज द कंकर। दिस सॉइल इज़ फाइन ग्रेन्ड, मतलब सिंपली बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कंकड़ वाला होता है। किसका? आपके बांगर का। और जो खादर होती है उसको काफ़ी बारीक होते हैं उसके पार्टिकल्स। नेक्स्ट बात करें, द सॉइल इज़ डार्क इन कलर। जो बांगर होती है उसका कलर डार्क होता है और जो खादर होती है द सॉइल इज़ लाइट इन कलर। इसका जो कलर होता है वो लाइट होता है, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा टाइम पीरियड का भी है, क्योंकि ये पुरानी है और वो नहीं है। ओके बच्चों, तो देखते हैं इसमें बांगर और खादर में हिंदी में क्या अंतर है। तो पहला हमने पढ़ा था बांगर क्या है, वो पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जबकि खादर एक नई प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। दूसरे से बताया गया इसके स्ट्रक्चर में कैल्शियम कार्बोनेट और कंकड़ ज़्यादा होते हैं, जबकि खादर नई होने की वजह से बारीक और रेतीली होती है। बांगर को बार बार रीयूज़ नहीं किया जा सकता, नवीकरणीय नहीं है मतलब, जबकि खादर को आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इंग्लिश वाले पॉइंट से। दूसरा है, जो बांगर है हमने पढ़ा कि वो नदी से दूर जा कर के बनती है, और जो खादर है वो मैदानों के आसपास, नदी जो यहाँ पर डेल्टा होता है या बाढ़ वगैरह होता है उसके आसपास ये बनती है। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को हमारा, संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन का नियोजन क्यों जरूरी है, मतलब प्लानिंग क्यों करनी चाहिए हमें रिसोर्सेज की, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। और एक चीज़ पता ना, हर एक चीज़ हर जगह पर सफिशिएंट लेवल पर नहीं है। देश में जो मौजूदा संसाधन है उनका पता लगाने के लिए, भंडार की मात्रा ज्ञात करने के लिए तथा उनका सही से प्रयोग करने के लिए और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन को नियोजित करना जरूरी है। मतलब इन सभी चीज़ों को क्या करना भैया, एक तरीके से मैनेज करना, आवश्यकता के हिसाब से संसाधनों को क्या करना, प्लान करना, योजना बनाना, उनकी संसाधन नियोजन कहलाती है। अब क्यों जरूरी है, क्योंकि संसाधन सीमित है, आपको पता है, हमें पता है, हर एक जो रिसोर्स है अपने लेवल पे सीमित होता है, इसलिए उनका उपयोग ठीक ढंग से किया जा सके भविष्य में, इसलिए उनको नियोजित किया जाता है। दूसरा, असमान वितरण है। किसी स्थान पर कोई संसाधन अधिक मात्रा में है और किसी संसाधन कहीं पर वो है भी नहीं, तो स्थिति से बचने के लिए उसको नियोजित करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बात करें हम, इसी को इंग्लिश में देखें तो जो रिसोर्सेज को ज़रूरी है प्लान करना, बिकॉज ऑफ जो एग्जिस्टेंस है कंट्री के अंदर रिसोर्सेज की, उनका अमाउंट क्या डिफरेंट है प्लेस टू प्लेस। तो सेम वही चीज़ है कि लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और प्रॉपर्ली उनका यूज़ करना चाहिए। एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसकी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। आई होप सो आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसाधनों के अति उपभोग से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो आप सभी जानते हैं, जब हम किसी चीज़ को एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, what problem have arisen due to the over consumption of the resources। तो फर्स्ट पॉइंट को अगर हम टैली करें तो संसाधनों का ह्रास होता है। भैया देखो, संसाधन आपने सुना होगा, यूज़ करोगे तो खत्म हो जाएंगे, तो डिप्लेशन हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और नंबर 2, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में। अगर बात करें कंट्रोल के रिसोर्सेज की, तो कुछ पावरफुल ग्रुप ही इन रिसोर्सेज को कैरी करते हैं, उनका अधिकार ज़्यादा होता है। और एक साधन संपन्न, दूसरा संसाधन विहीन वर्ग। एक ऐसा ग्रुप है, कैटेगराइज हो जाता है अमीर और गरीब, पुअर और रिच क्लास के लेवल पे। जिनके पास संसाधन अच्छे हैं वो रिच क्लास हो जाती है, जिनके पास संसाधन नहीं है वो पुअर कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे भी क्या है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, डिप्लेशन ऑफ ओजोन हो गया, या आज के साथ आपका क्या हो गया, भूमि निम्नीकरण, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सपोज दैट आप जंगलों को लगातार यूज़ करें तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, आपका पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है। अपार्ट दिस बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आपके देखिए रिसोर्सेज, सपोज दैट जंगलों से लकड़ी मिलना समाप्त हो जाएगी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर क्या हुआ, ताला लग सकता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वजह से। तो अगर देखिए रिसोर्सेज अगर नेचुरली खत्म हो रहे तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान हम सभी को होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। मृदा प्रदन बोले तो इसे कहते हैं हम क्या है, सॉइल एरोजन। तो उसको कैसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या क्या तरीके।
नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम करना। बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी की लेयर का धीरे धीरे नुकसान होना। तो उससे बचने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है कि नदी के आसपास थोड़ी सी मिड लगा दीजिए आप, तो उससे जो प्रॉपरली फ्लोइंग होती है मिट्टी की वो रुक जाएगी। तो पहला मैटर है टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ रिवर बाय मेकिंग डैम ऑन दैम। नदियों के ऊपर डैम बनाइए और फ्लो कम होगा और मिट्टी का नुकसान कम होगा। नंबर 2, मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारे पर पेड़ लगा करके, जितना भी रेगिस्तानी इलाका उसके आसपास क्या करके प्लांटेशन कर दें हम लोग, तो वहाँ से मिट्टी का लॉस होना जरूरी हो कम हो जाएगा। बेसिकली ऐसा देखा गया, आपने अगर नोटिस किया हो कभी कि घास के आसपास मिट्टी ज़्यादा जमा होती है बिकॉज ऑफ कि वो उसे ट्रैप कर लेती है, उसे रोक देती है। तो इन दैट सिचुएशन अगर पेड़ पौधे लगे होंगे तो मिट्टी बह करके दूर नहीं जाएगी। तो इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। नंबर 3, मरुस्थलीय क्षेत्रों को कांटेदार वनस्पति लगा करके, बाय प्लांटिंग थ्रोनी वेजिटेशन इन द डेजर्ट एरिया। जितने भी मरुस्थल वाले एरिया है जहाँ पे रेगिस्तान वगैरह है, तो वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ, जैसे कि भैया हरे भरे पेड़ पौधे तो होंगे नहीं, तो कटीली झाड़ी लगा करके हम यहाँ पर मिट्टी के नुकसान होने को बचा सकते हैं। नंबर 4, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर। बेसिकली हम बात करें पे स्लोप क्या होता है, देखिए स्लोप की वजह से क्या होता है, मिट्टी बढ़ करके नीचे जाती है पहाड़ी इलाकों में। तो स्लोप को कट करके हम इसमें क्या है, स्टेप टू स्टेप, इसे बोले तो हिंदी में सोपान बना दिया जाए। अगर स्टेप टू स्टेप बना दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि उन इलाकों से मिट्टी बह करके जाना बंद हो जाएगी। तो इससे भी सॉइल इरोजन को बचाया जा सकता है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। व्हाट एफर्ट हैव बीन द मेड फॉर द रिसोर्स कंजर्वेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पर लिमिटेड दिए गए वैसे बहुत सारे हैं। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने एक बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से रिसोर्सेज को प्रोटेस्ट करने के लिए एक आवाज़ उठाई थी। 1974 के अंदर आपकी बुक में ही गिवन है, सुमेशर ने एक बुक लिखी थी, द बुक का नाम क्या, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। एंड लास्ट में देखिए थर्ड पॉइंट, 1987 के अंदर बर्ट लैंड एक कमीशन था जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। एंड 1992 के अंदर अर्थ समिट हुआ था। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था। बहुत सारे अर्थ समिट है, एजेंडा 21 से रिलेटेड है, तो आपको बहुत सारे आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड एग्जाम के अंदर, तो इन क्वेश्चन की आप स्पेशली प्रैक्टिस कर लें कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के भी शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।